हेलो दोस्तों, साल 2005 में एक बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। हॉरर फिल्में तो वैसे बॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत सारे बनी है, लेकिन इस फिल्म के बारे में एक बड़ी खास बात है। इस फिल्म के पोस्टर पर देखिए क्या लिखा था, बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी, यानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी ये फिल्म, एनालिस मिशेल की कहानी पर। दुनिया के इतिहास में एक्सोर्सिज्म का वन ऑफ द मोस्ट फेमस घटना। एनालिस मिशेल ये लड़की थी जिसका जन्म हुआ था सन 1952 वेस्ट जर्मनी में। ये 16 साल की थी। एक दिन स्कूल में अचानक से ये बेहोश हो जाती है। इसके दोस्त बताते हैं जब ये बेहोश हुई थी उस वक्त 1-2 मिनट के लिए बड़ी अजीब ट्रांस लाइक स्टेट में थी। उस दिन जब वो लौट कर आई और शाम को वो अपने कमरे में सोने के लिए गई तो रात में अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो कहती है उसे ऐसा लगा उसकी बॉडी पे एक बहुत ही हैवी सी फीलिंग आ रही है। बिस्तर देखती है तो पता चलता है कि उसने बिस्तर पर पेशाब कर दिया था रात में। लेकिन फिर अगले हफ्तों महीनों तक कुछ नहीं होता, अंटिल 1 साल बाद फिर वही इंसिडेंट देखने को मिलता है। और इस बार एनालिस के पेरेंट्स को यह लगता है कि उसे अब डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। द सन अखबार ने रिपोर्ट किया। जब वो डॉक्टर के पास गए तो ना तो डॉक्टर को और ना ही न्यूरोलॉजिस्ट को कुछ भी गलत मिला एनालिस में। और फरवरी 1917 में एनालिस को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और इस बार जब वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी तो कहने लगी। उसे बड़ी ही अजीबोगरीब कलर्स दिखाई देते हैं और आवाजें सुनाई देती है। डॉक्टर ने कहा इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिसकी वजह से ये सीजर्स हो रहे हैं। वैसे तो ये कोई रेयर बीमारी नहीं है, दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, लेकिन एनालिस मिशेल का केस कुछ अनोखा था। कुछ दिनों बाद एनालिस को बड़ी ही खतरनाक हेलुसिनेशन होने लगी। उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो किसी और को नहीं दिखती थी। उसे ऐसी आवाजें सुनने में आई जो किसी और को सुनाई नहीं देती थी। उसके सर में कुछ आवाजें जो उसे बार बार कहती थी वो शापित है। इसके चलते वो भारी डिप्रेशन में चली गई। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कैथोलिक क्रिश्चियन लोग अक्सर प्रेयर करते वक्त अपने घुटनों पर बैठते हैं। द टेलीग्राफ अखबार ने रिपोर्ट किया एनालिस मिशेल ये दिन में 600 बार करने लगी, इस हद तक कि उसके घुटनों के लिगामेंट्स डैमेज होने लगे। फिर एक बार वो एक टेबल के नीचे जाकर छुप गई और लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकती रही। एक बार उसने एक मकड़ी को खा ली और एक बार उसने एक चिड़िया को खा ली और एक बार वो एक कोयले के टुकड़ों को खा जाती है। उसके पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास से भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक बिशप के पास गए और बिशप से कहा वो एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म करेंगे। एक्सोर्सिज्म का मतलब था कि किसी के शरीर से किसी शैतान का आत्मा बाहर निकालना रिलीजियस प्रोसीजर के जरिए। इंडिया में इसे झाड़ फूक कहते हैं। ऐसा बताया गया कि एनालिस मिशेल के शरीर में 6 शैतान छुपे हुए थे। जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर, रोमन एम्पायर नेरो, जूडास जो कि जीसस के एक डिसिपल थे जिन्होंने जीसस को धोखा दिया था, और चौथा कैन, आदम के बेटे जिन्होंने अपने भाई एबेल को मार दिया था। 5वां लूसीफर जो कि मैन शैतान होता है क्रिश्चियन थियोलॉजी में। 6ठा वैलेंटीन फ्लेशमैन, 1500 की सदी में रहने वाला एक जर्मन कैथोलिक प्रीस्ट जिसको चर्च से बाहर निकाल दिया गया था उसकी शराब की हैबिट को देखकर और एक मर्डर के चार्जेस के बेसिस पर। एनालिस मिशेल के ऊपर जैसे जैसे ही एक्सोर्सिज्म किया गया, कहा जाता है कि उसके शरीर के अंदर जो शैतान थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। Sie müssen den eigenen Seminar ausgebildet, wenn ihr dürfen nicht auf die anderen. Ich hab ein Bruder schlagen. Die Trübe weißt du variiert. इसकी ओरिजिनल ऑडियो क्लिप जब ये एक्सोर्सिज्म किया जा रहा था ये अभी भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। एनालिस मिशेल का केस दुनिया के इतिहास में बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन ये कोई इकलौता केस नहीं है। इससे पहले साल 2013 में एलिसा लेम नाम की एक कैनेडियन लड़की लॉस एंजल कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट के एक सेसिल होटल में से अचानक गायब हो जाती है। We begin with a disturbing development in the search for a young Vancouver woman in Los Angeles. 31 जनवरी को जब ये होटल में से अचानक गायब हो गई थी तो उसी समय एक सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया था। इस वीडियो में एलिसा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करती हुई दिखाई देती है। पहले तो एलिसा लिफ्ट के बटन को दबाती है लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता। फिर ये लिफ्ट से बाहर जाती है, उसके बाद कुछ अजीब हरकतें करती है, फिर अंदर आती है।
इसके गले में ऐसा लगा जैसे मानो कोई ऐसी चीज जो इसके गले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। और इससे पहले इस होटल के अंदर 15 और मर्डर के केसेस देखने को मिले थे, लेकिन एलिसा लैम की केस को लोगों ने भूत प्रेत आत्माओं से जोड़ दिया, इसके ऊपर एक नई कहानी बना दी और एलिसा की कहानी एक हॉरर फिल्म की कहानी की जैसे बन गई। और इसके बाद एलिसा हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक किसी और को नहीं दिखती है। इस रिपोर्ट के अनुसार होटल के लोगों ने अलग अलग तरह के कंप्लेन किए। किसी ने कहा उन्हें पानी का टेस्ट अजीब लग रहा है, तो किसी ने कहा पानी भी काला नजर आ रहा है और पानी का प्रेशर भी बहुत कम हो गया है। एलिसा के पेरेंट्स ने अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया 31 जनवरी को, लेकिन 19 दिनों तक उसे किसी ने नहीं देखा था और न ही होटल के सिक्योरिटी स्टाफ को कहीं दिखी थी। जब लो प्रेशर पानी की वजह से होटल के स्टाफ पानी के टैंक पर देखने गए तो उसकी लाश पाई जाती है उसी होटल के एक वाटर टैंक के अंदर। जब 19 दिनों बाद उसका शरीर पाई गई तो उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। ऐसे में कुछ लोगों ने कहा शायद ये कोई हॉल्यूसिनेशन या कोई नशीले पदार्थ को कंज्यूम की होगी, जिसकी वजह से एलिसा ने ऐसा किया। लेकिन इसी शक के बेसिस पर लाश की पोस्टमार्टम की गई थी तो ये पता चला था रिपोर्ट में, जो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट होती है उसमें ना कोई नशीला पदार्थ मिला था, ना ही अल्कोहल और ना ही कोई ऐसी चीज उसकी ब्लड स्ट्रीम में पाई गई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एलिसा लैम उस वाटर टैंक तक पहुंची कैसे, क्योंकि एक बार उस होटल के छत से एक लड़की ने छलांग लगाकर सुसाइड कर ली थी। उसके बाद से किसी और गेस्ट को उस होटल के छत पर जाने की परमिशन नहीं थी। छत के दरवाजे पर अलार्म लगा हुआ था और दरवाजा हमेशा लॉक रहता था। और वाटर टैंक भी इतना बड़ा था जिसमें एलिसा जैसी लड़की का अंदर जाना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी वो कैसे उसके अंदर तक पहुंची? क्या वो मानसिक बीमारी का शिकार थी या फिर वाकई में उसके शरीर के अंदर किसी शैतान का आत्मा घुस गई थी? और इससे पहले हम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, एनेलिस मिशेल, कैसे वो अपने मुंह से शैतानों की आवाजें निकालने लग जाती है? क्या सही में इन दोनों लड़कियों के शरीर में किसी शैतान का आत्मा घुस जाती है? तो आइए समझते आज के इस वीडियो में इन दोनों लड़कियों के रहस्यों को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। इंग्लिश में कहा जाए तो डीमनिक पोजीशन और हिंदी में कहा जाए तो किसी भूत प्रेत का आत्मा आपके शरीर में कब्जा कर लेना। और इन सब के पीछे कारण है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर का नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, और नहीं सुनी हो तो शायद कहीं ना कहीं ये फिल्मों में दर्शाया गया है, जैसे कि कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, अपरिचित, फाइट क्लब या साइको। जैसा कि ये नाम कहता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसका मतलब ये है कि किसी इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज है। आखिर ये हो कैसे सकता है? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इस नाम का इस्तेमाल करना बंद करना होगा, क्योंकि अब इस मेंटल कंडीशन का नाम रखा गया है DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आइडेंटिटी का मतलब तो आप तो जानते ही होंगे, आपकी पहचान। डिसोसिएशन ऑफ आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हो सकता है? किसी फेमस शायर ने कहा था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो तो कई बार देखना। एक्चुअली में इस शायरी का एक डीपर साइकोलॉजिकल मीनिंग है, क्योंकि पहले तो आप हुए वो इंसान जो आप असलियत में हो, और दूसरे हुए वो इंसान जो आपको लगता है आप हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई बेवकूफ इंसान अपने आप को बहुत ही समझदार और होशियार समझता है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये फर्क तब देखने को मिलता है जब कोई इंसान अपनी काबिलियत को ओवर एस्टिमेट करता है, जबकि उसके पास नॉलेज और काबिलियत की सख्त कमी हो। लेकिन बेवकूफ होना या इंटेलिजेंट होना तो एक एक्सपेक्ट हुआ, लेकिन ये डिसोसिएशन ऑफ आइडेंटिटी तब भी हो सकता है जब किसी इंसान को लगे कि वो दिल का बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन असलियत में वो एक सेल्फिश है। या उल्टा भी हो सकता है, कोई इंसान किसी चीज में बहुत ही अच्छा है और उसे लगता है कि वो उतना अच्छा नहीं है। नंबर 1, आप वो इंसान जो आप असलियत में हो। नंबर 2, वो इंसान जो आपको लगता है आप हो। नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ, वो इंसान जो आप बनना चाहते हो। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जैसे आपकी सोशल कंडीशनिंग हुई है उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर अगर किसी इंसान के नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा, लो सेल्फ स्टीम होगा। लेकिन दूसरी तरफ किसी इंसान के नंबर 2 और नंबर 3 की पहचान एक दूसरे से मिलती जुलती हो तो उसका हाई सेल्फ स्टीम होगा और दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ही ज्यादा होगा। ये बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि आप अपने आप को कितना एक्सेप्ट करते हो। क्या आप अपने आप को बहुत पसंद करते हो या फिर आप अपने आप को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हो? Why do I hate myself so much? सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ, सेल्फ स्टीम। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स कहते हैं हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इन 3 हिस्सों से बनता है।
और ये तीन चीजें बहुत सारी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। हमारी हैबिट कैसी है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हम किन चीजों को लेकर प्राउड फील करते हैं, किन चीजों पर हम एम्बेरेस्ड फील करते हैं, क्या हमारे रिग्रेट्स है, क्या हमारे सीक्रेट्स है, हमें किन चीजों से डर लगता है, क्या हमारे डिजायर्स है। ऐसा हो सकता है कोई इंसान बाहर से देखने में बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत सैड और लोनलीनेस फील करता है। हो सकता है कोई इंसान बाहर से बहुत रिलीजियस हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो ईश्वर पर विश्वास ना करता हो। बायोलॉजिकली ये भी हो सकता है किसी का शरीर एक आदमी जैसा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऐसा लगता हो वो एक औरत है। या ऐसा भी हो सकता है किसी का शरीर एक औरत का है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक आदमी हो। तो मैं यहाँ पर बात ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो हमारी पहचान है, जो हमारा माइंड है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। कई बार ऐसा भी होता है हमारी अलग अलग पहचानें हमारी अलग अलग पर्सनैलिटीज में डिसोसिएट कर जाती है। इन अलग अलग पर्सनैलिटीज को अल्टर्स कहा जाता है। एक इंसान के 2 अल्टर्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इवन 20 हो सकते हैं। आमतौर पर कुछ लोगों में भी अलग अलग तरह के पर्सनैलिटीज देखने को मिलते हैं, जैसा कि कुछ लोगों के केस में जब वो समय बिताते अपने फ्रेंड के साथ, उस समय उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर कुछ अलग होता है एज कम्पेयर टू जब वो समय बिताते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। बात करने का तरीका, इमोशनल टॉलरेंस, सब कुछ बदल जाता है डिपेंड ऑन द आप किसके साथ में हो। लेकिन ये DID बीमारी में ये चीज एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। कुछ केसेस में अलग अलग तरह के मेमोरीज रिफॉर्म हो जाती है दिमाग में। ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है वो अपने माइंड को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। इन केसेस में एक मेन पर्सनैलिटी जरूर होती है। लोगों के मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइम उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसे होस्ट आइडेंटिटी या प्राइमरी आइडेंटिटी कहा जाता है। यूजुअली ये वो पर्सनैलिटीज होती है जिस नाम के साथ आपका जन्म हुआ हो, लेकिन कुछ केसेस में आपका एक ऑल्टर भी एक होस्ट आइडेंटिटी बन सकता है। 2017 में ये फिल्म आई थी स्प्लिट नाम से, जिसमें इसे दर्शाया गया था। ऐसा इंसान जिसे खुद भी नहीं पता होता है कि वो एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी से सफर कर रहा होता है, या उन्हें अचानक से ऐसा लगता है जैसे मेमोरीज लॉस हो रही हो, या फिर टाइम का कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ घंटे पहले वो कहां पर थे जब उसकी दूसरी पर्सनैलिटी थी। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डिसोसिएशन का ऑपोजिट, रीइंटीग्रेशन। अलग अलग ऑल्टर्स के बीच कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करना, अलग अलग ऑल्टर्स के बीच में जाकर कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जाए, ताकि हमारी जो अलग अलग आइडेंटिटीज है वो सारी जुड़कर एक आइडेंटिटी बन जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनालिस मिशेल का केस, जिसकी बात हमने वीडियो को शुरू में की थी, वो इतनी फॉर्चुनेट नहीं थी। उनके ऊपर 67 एक्सोर्सिज्म किए गए 10 महीने के टाइम स्पेन में, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। क्या रीजन था उसकी मौत के पीछे? कई लोग कहते हैं कि शैतान और बैड स्पिरिट्स नेगेटिव एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं, और एक सॉल्यूशन के तौर पर एक पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं। अक्सर आपको तरीके बताए जाते हैं कि आप कैसे यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को हार्नेस कर सकते हो और नेगेटिव एनर्जी के साथ लड़ाई कर सकते हो। तो अब अगर बात करें एनालिस मिशेल की मौत कैसे हुई थी, एनालिस मिशेल की मृत्यु कोई शैतान या किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से नहीं हुई थी। स्टार एक्यूट डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी खाने और पानी की सख्त कमी की वजह से इनका वजन इतना घट गया था, ये सिर्फ 32 किलो की रह गई थी। इसकी मृत्यु की खबर जब पूरी दुनिया भर में फैली तो ये नेशनल स्कैंडल बन गया था। लो एजेंसीज भी यहाँ पर इन्वॉल्व होने लगी। उन्होंने देखा कि एनालिस को असल में एक साइकेट्रिक केयर के अंदर रखा जाता था 16 ईयर एज के बाद से। जो फिजिशियंस उन्हें ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने कहा वो मेडिकेशन और थेरेपी को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। उन्होंने बताया एनालिस मिशेल को असल में 3 मेंटल इलनेस थी। पहला टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, दूसरा एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर लोग अक्सर डिसऑर्डर्ड परसेप्शन रहता है अपने वजन को लेकर। हेल्दी लोगों को लगता है वो मोटे हो रहे हैं, उनका वजन बढ़ रहा है, एक्चुअली में उनका बॉडी हेल्दी हो रहे हैं, और इसी के कारण वो खाना पीना कम करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक अबनॉर्मली बॉडी वेट पर पहुंच जाते हैं। और तीसरी बीमारी थी उसे हाइपर रिलीजन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी इंसान की रिलीजियस बिलीफ इतनी इंटेंस बन जाती है कि वो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करने लगते हैं, उन्हें स्पिरिचुअली को लेकर डिल्यूजन होने लगते हैं। ऐसे लोग अक्सर ऑब्सेस्ड बन जाते हैं किसी अनहोनी चीजों को लेकर। इनके थॉट्स हमेशा किसी ऐसे चीज में लगे रहते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं उसने कोई बहुत बड़ी गुनाह कर दी हो। और इसके पीछे कारण बताया गया कि एनालिस मिशेल के जो पेरेंट्स थे वो बेहद ज्यादा रिलीजियस थे। एनालिस का बचपन ही एक एक्सट्रीमली रिलीजन अपब्रिंगिंग में बीता, और इसी के कारण एनालिस को लगा उसके अंदर जो शैतान छुपे थे, और वो उन शैतानों को कभी हिटलर कहती तो कभी जुडायस तो कभी लूसीफर।
ये बात एकदम ऑब्वियस है, क्योंकि अगर कोई भी हिंदू, मुस्लिम या एथिस्ट जो होता सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे होते तो उनके दिमाग में ये नाम ना आते। लूसीफर, जूडास और कैन जैसे नाम वो इसलिए जानती थी क्योंकि बचपन में उसे पढ़ाया गया था इन नामों के बारे में। योर्क्सबर्ग के यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा, ये सारे चीजों के अडेप्ट होने की वजह से एनालिस बहुत ही हैवी फिजिक्स डिस्टरबेंस झेल रही थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने कहा, मेडिकल असिस्टेंट अगर उसे सही टाइम पर दी जाती तो उसकी मृत्यु को रोका जा सकता था। इसी वजह से इनके पेरेंट्स, 2 रोमन कैथोलिक प्रीस्ट के अगेंस्ट चार्जेस फाइल किए गए, जिन्होंने इसके ऊपर एक्सोर्सिज्म किया। इन चारों को नेग्लिजेंट होमिसाइड करने के लिए कन्विक्ट किया गया। इस वीडियो में मैंने एक और भी लड़की की बात की थी, एलिसा नाम की एक कैनेडियन लड़की। इसकी मृत्यु के पीछे कारण बताया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत एक एक्सीडेंटल ड्रोनिंग यानी पानी में डूब के मर जाना एक दुर्घटना थी। इन्हें एक मेंटल इलनेस, बाइपोलर डिसऑर्डर एक बीमारी थी। बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है या फिर एक सेवरल मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर ये कहे जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के फेजेस होते हैं। एक फेज होता है मीनिया का और दूसरा फेज होता है डिप्रेशन का। इस बीमारी में पेशेंट को नीड होती है सही समय पर मेडिसिन लेने की। जब अलीसा लैम होटल में आई 3 दिनों के लिए, पहले ये गेस्ट के शेयर्ड रूम में रुकी थी। जब वहाँ के और गेस्ट ने इनके बारे में कंप्लेन की तो बताया कि ये अपने आप बड़बड़ाती रहती है या फिर कुछ ऐसी हरकतें करती हैं, तो इन्हें जो है ना एक अलग रूम दे दिया जाता है। लेकिन अभी भी इसकी मौत की कहानी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन ये जो अलीसा नाम की लड़की है जिसकी लाश एक वाटर टैंक के अंदर पाई गई, ये तो वो कहानी थी 2013 की। लेकिन इससे पहले साल 2002 में द डार्क वाटर नाम से एक सेम इसी कहानी पर आधारित एक फिल्म रिलीज हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये भूत, प्रेत, आत्मा जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है दुनिया में, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बाकी इस वीडियो को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप जो है ना डायरेक्टली गूगल करके देख सकते हैं, ये एक रियल फैक्ट थी। और बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी जो है ना टाइप कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा उस चीज़ को जवाब देने की। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और बाकी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।